हाँ, ये सभी बच्चे ध्यान दें। गैमेटोजेनेसिस में आपने मेल के अंदर होने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर होने वाले ओवोजेनेसिस को आपने समझा और मैंने भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन अब आपको ये जानना है कि फीमेल में ओवोजेनेसिस के बाद एक अलग क्रिया होती है जिनको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल is the characteristics of adult primates contain monkey, apes and human। इन सभी में ये साइकिल चलती है। एक्सेप्ट प्राइमेट्स इन ऑल मैमल ओयस्टर साइकिल इस फाउंड। ओयस्टर साइकिल पाई जाती है, लेकिन जो ऑर्डर प्राइमेट्स हैं उनमें ये पाई जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल is the duration from starting of menstrual cycle, starting of menses, and next menstrual cycle। माने आप इसको समझ लें कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब मेंसेस स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के जो दूसरा मेंसेस शुरू होता है उनके बीच की अवधि को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज 28 to 29 डेज, 28 से 29 दिन का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये स्टार्ट कब होती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर ही ये स्टार्ट होती है और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्ची। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको मेनार्ची कहते हैं। और एट द एज ऑफ 50 ईयर्स लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मीनोपॉज। मीनोपॉज यू कैन से फ्रॉम मेनार्ची टू मीनोपॉज दिस ड्यूरेशन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द ह्यूमन, ऑफ द फीमेल। माने फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ से लेकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त, इसी को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और ये स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी। समाप्त कब होता है? एट द एज ऑफ 50 ईयर्स ओल्ड। तो अब इसमें ये देखा जाए कि इसमें होता क्या है। तो देखिए ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर नया है। सबसे पहले प्यूबर्टी पर होता क्या है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक पार्ट होता है, वहाँ से GnRH एक हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, और वो हार्मोन्स आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है।
एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और जब स्टिमुलेट हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट हो जाती है तो इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। एलएच क्या करता है, एफएसएच क्या करता है, ये आपको जानना है। देखिए, फाल्किन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, तो आपको ये जानना है कि जो ये एलएच है, यह जो ओवरी है, ओवरी में जो ये फाल्किल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राइफियन, ये जो फाल्किल्स हैं, इन फाल्किल्स के ग्रोथ को वह स्टिमुलेट करता है। कौन? ये एलएच, माने फाल्किल के ग्रोथ को वो स्टिमुलेट करता है। और एफएसएच क्या करता है, इन फाल्किल से ये हार्मोन श्रावण को स्टिमुलेट करता है, फाल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फाल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि ये जो ग्राइफियन फाल्किल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो ग्राइफियन फाल्किल बन रहे हैं ओवरी में, उनसे ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है, स्टिमुलेशन करता है। और जो एलएच है, ये एलएच ये फाल्किल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। एक समय ऐसा आता है कि एलएच इतना स्रावित होते जब मैक्सिमम स्रावित हो जाता है जाकर के 14वें दिन, ये 13-15 दिन है, 13 और 15 दिन के बीच में जो 14वां दिन है, वहां पर एलएच आकर के सर्वाधिक स्रावित होकर के इतना स्रावित हो जाता है, इतना इनको बढ़ा देता है ग्राइफियन फाल्किल को कि ये रप्चर हो जाते, टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं तो यहीं पर ओवम निकल जाता है। तो 14वें दिन ये ग्राइफियन फाल्किल टूटती है और ये ओवम जो है उसमें से डिस्चार्ज हो जाती है। इस घटना को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये एलएच करता है। और एफएसएच क्या करता है, एफएसएच इनके ग्रोथ, जो जो ये ग्रोथ होता है, जो जो ये मैच्योर होते हैं, उनसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये साथ करता है। एस्ट्रोजन का क्या काम है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, ये आपको देखना है। एस्ट्रोजन क्या करता है कि ये एस्ट्रोजन, जिसको हम फीमेल हार्मोन भी कहते हैं, ये एस्ट्रोजन आकर के इनके जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, देखिए जो एंडोमेट्रियम की जो ये घटना होती है उसको पहले आप समझ लीजिए, जिसको मेंसेस कहते हैं। जब नई साइकिल स्टार्ट होती है तो माने 1 से 5 या 1 से 5 दिन का वो चलता है। किसी में 3 दिन भी चलता है, किसी में 5 दिन भी चलता है, किसी में 4 दिन भी चलता है। तो आप 3 से 5 कह लीजिए, कम से कम 3 दिन मेंसेज होता है और कम से कम अधिक से अधिक 5 दिन। तो 3 से 5 दिन का मेंसेज चलता है। व्हाट इज मेंसेज? मेंसेज इज ए bloody formation of liquid in which ruptured endometrium and blood vessels present। इसका मतलब यह है, in this phenomenon during 3 to 5 days, endometrium is the innermost membrane of uterus ruptured, destroyed, resulting secretion of blood and ruptured endometrium cells. This दूषित जो ये ब्लड है, ये 3 से 5 दिन तक इनका सिक्रीशन होता है। इसके बाद जो एस्ट्रोजन है फिर उस एंडोमेट्रियम के निर्माण को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, और फिर वो
14वें दिन होते होते उस एंडोमेट्रियम को फिर वो मजबूती से एक दूसरा लेयर वहाँ वो बना देता है। आप ये समझिए 8 दिन में अगर 5 दिन के बाद आप चलें तो 8 5 13। तो अगर ये देखा जाए तो लगभग 8-9 दिन में फिर एंडोमेट्रियम वो मजबूती से बनवा देता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है ये एंडोमेट्रियम वॉल को मजबूत बना देता है। और जब ये ओवम निकलता है 14वें दिन तक आप देख लीजिए कि LH बिल्कुल इनको ओवम को बाहर कर दिया फॉलिकल से, और 14 दिन तक जाते जाते ये ग्रेफियन के जो एस्ट्रोजन निकल रहे हैं वो फिर एंडोमेट्रियम को मजबूत बना दिया। अब अगर इस दौरान 14 दिन के अवधि में 14वें दिन के अवधि में चाहे वो 20 से 22 घंटे 24 घंटे का जो भी आप एक दिन कह लीजिए, कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, डेविएशन भी होता है, तो उस डेविएशन में अगर इंटरकोर्स के दौरान इंसेमिनेशन की क्रिया मेल के द्वारा होती है और जब सीमेन उनके विजाइना में प्रवेश करता है और वो जो स्पर्म हैं यूट्रस के सर्विक्स से होते हुए जब वो आ जाते हैं तो उस समय स्पर्म और ओवम, यहाँ ओवम भी निकला हुआ है, ओवम तो केवल एक दिन निकलता है 14वें दिन, ये मिडिल ड्यूरेशन मिडिल टाइम में, और उस समय ये दोनों मिल करके फर्टिलाइजेशन कर देते हैं जाइगोट। और अब वो जाइगोट डिवीजन करेगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल वो गुणित में करता है, 1 से 2 2 से 4 4 से 8 16, तो 8 तक क्लीवेज की अवस्था होती है। उसके बाद फिर मारुला स्टेज हो जाती है। तो क्लीवेज अवस्था का जो लास्ट स्टेज है उसको 8 सेल जो होती है, अब वो एक एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट को चूंकि जब ये ग्रेफियन फॉलिकल जब ये रफ्चर्ड होकर के ओवम निकाल देती है तो इस ग्रेफियन फॉलिकल को हम कार्पस लूटियम कहते हैं। तो कार्पस लूटियम क्या करता है कि वह प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन स्रावित करता है और धीरे धीरे बहुत अधिक स्रावित कर रहा है। जो ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और तेजी से निकलने लगता है। बाकी तो इधर भी निकलता है धीमे धीमे, लेकिन उसका कोई बहुत वो नहीं है। एस्ट्रोजन भी निकल रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन भी जाकर के इस अवस्था में बहुत ज़्यादा निकल करके जैसे जैसे वो निकलता जाएगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम मजबूत होती जाती है, और प्रोजेस्टेरॉन भी आता है तो और मजबूती बनाए रखता है। यहाँ तक तो एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम को मजबूत बनाए रखना, उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है वो इसको मजबूत बनाए रखे। क्यों? क्योंकि जब जाइगोट बन जाएगा यहाँ, तो अब जाइगोट बनने के बाद अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है कार्पस लूटियम बन के प्रोजेस्टेरॉन जो स्रावित करती है, वह प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि इस एंडोमेट्रियम को वो मजबूत बनाए रखता है कि कहाँ ना इस अवधि में जैसे 15 17 19 21 23 दिन तक, अर्थात आप कह लीजिए 14वें दिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है या 15वें दिन हो जाता है तो 23वें दिन तक वो फर्टिलाइज्ड जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में पहुंच करके वह एंडोमेट्रियम से चिपकता है। तो जब वो चिपक जाता है तो चिपकने के बाद इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, अर्थात इसका मतलब कि एम्ब्रियो जो है यूटेरिन वॉल से वह अटैच हो, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद अब उसे हम गेस्टेशन या प्रेगनेंसी कहते हैं। बाकी अब ये गेस्टेशन की क्रिया चलेगी कहाँ तक? अप टू बर्थ तक। तो उस पीरियड में ये जो कार्पस लूटियम है वह हमेशा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कराती रहती है ताकि
वह जो ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियो है वह इनसे आकर के चिपक जाए, जुड़ जाए और जुड़ कर के वो बना रहे, और फिर उसके बाद फिर अब नया मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, अब वो एंडोमेट्रियम फिर नष्ट नहीं। लेकिन इन द लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस स्थिति में ये कार्पस लूटियम 23वें दिन तक इंतजार करता है इम्प्लांटेशन का। इसके बाद अगर उसकी इम्प्लांटेशन की क्रिया नहीं होती है, जाइगोट यहाँ नहीं चिपकता है, ब्लास्टोसिस्ट नहीं चिपकता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से फिर ये धीरे धीरे जो है डाउन होने लगता है, इसका ग्रोथ कम, सिकुड़ने लगता है, और 29वें दिन के बाद ये सिकुड़ करके फिर रप्चर हो जाता है, फिर रप्चर हो जाएगा, फिर वही ब्लीडिंग होगी, और ये रप्चर की क्रिया जो है, जो रप्चरेशन की क्रिया है, वह फिर 1 से 5 दिन चलेगी, किसी में 3 दिन, किसी में 5 दिन, तो 3 से 5 दिन फिर चलेगी, तो फिर जो है ये क्रिया दोहराई जाएगी, फिर ये क्रिया दोहराई जाएगी, फिर इसी तरह से फिर नया फॉलिकल बनेगा, एक दूसरा फॉलिकल ग्रो करेगा, फिर वो ओवुलेशन होगा। तो इसका मतलब कि जितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उतनी बार एक ओवरी से एक ओवम यहाँ पर निकलता है, ओवुलेट होता है, डिस्चार्ज होता है। और इस प्रकार से ये आप देख लीजिए कि एक बार एक ओवरी से तो दूसरी बार दूसरी ओवरी से, ये नहीं कि हर बार एक ही ओवरी से ओवुलेशन, अल्टरनेट होता है। तो इस प्रकार से ओवुलेशन की क्रिया होती है। अगर उस 14वें दिन के ड्यूरेशन में, उस अवधि में अगर स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन में भी और नॉट, तो एक दिन आगे पीछे करके भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एक दिन आगे भी ओवुलेशन हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है। ओवम जो है वो लिविंग स्टेट में रहती है, हो सकता है 2-3 दिन के बाद भी फर्टिलाइजेशन हो जाए स्पर्म से। तो ये सब कह लीजिए कि इसको आप मान लीजिए 11 से लेकर के बल्कि इधर 17, 18, 19 दिन तक ये संभावनाएं बन सकती हैं कुछ डेविएशन के कारण, लेकिन मेनली जो देखा गया है वो 14वें दिन ही इसका मिड टाइम है। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का महत्व है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिपीटिशन से ही ये गेस्टेशन की क्रिया, प्रेगनेंसी की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल in apes and monkeys also. So all these about this phenomenon, अब इसके बारे में आपने जान लिया, और अभी मैं इसे समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे का स्टेप। धन्यवाद।